हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे जेके स्टडी स्टफ में। आज की वीडियो में मैं आपको ड्यू सोल के 4th सेमेस्टर के लेजिस्लेटिव प्रैक्टिसेस एंड प्रोसीजर जो बुक है आपकी, इसके क्वेश्चन आंसर जो कि एग्जाम में आ सकते हैं सेकंड चैप्टर के। ठीक है, सेकंड चैप्टर का नाम है विधायी प्रक्रिया का समर्थन। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं इसका ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट बना चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आपको आई बटन दिख रहा होगा, वहाँ पे क्लिक करके आप वीडियो को देख सकते हैं। तो सेकंड चैप्टर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्ज़ाम में आते ही आते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में ओवरऑल पूरा कॉन्सेप्ट मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखना। तो चलते हैं अपनी वीडियो की ओर। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन आवर वीडियो। सो गाइस, इस वीडियो में हम जानेंगे विधेयक जो है ना, उस धन विधेयक और वित्तीय विधेयक। ठीक है, और साथ साथ थोड़ा बहुत साधारण विधेयक के बारे में हम इस वीडियो में जिक्र करेंगे कि उसके बारे में मतलब कि कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो देखो, क्वेश्चन जो है इस तरह का आता है, आपको ना 4 ऑप्शन दे रखे होंगे, 4 में से कोई 2 करने हैं। ठीक है, 8वें नंबर पर एक क्वेश्चन आता है धन विधेयक वाला, कई बार आ चुका है। तो धन विधेयक वाला ना कभी भी क्वेश्चन बहुत बड़ा नहीं आता, मतलब कि 25 मार्क्स या 20 मार्क्स का नहीं आता। ठीक है, आपको क्या करने होंगे, 4 ऑप्शन दे रखे होंगे, 4 में से कोई 2 ऑप्शन करने हैं। ठीक है, कोई 2 जो है ना वो करना है आपको। ठीक है, और उनका जो पेजेस लिमिट बता देता हूँ मैं। ठीक है, पेजेस लिमिट होगी धन विधेयक वाले जो मैं बता रहा हूँ इसके बारे में करने की 3 से 4 पेज। ठीक है, इससे ज़्यादा आपको शीट्स नहीं यूज़ करनी इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो धन विधेयक के ऊपर टिप्पणी कीजिए या फिर दूसरा वित्त विधेयक के ऊपर टिप्पणी कीजिए, ये क्वेश्चन आपका आएगा। अब क्वेश्चन हटकर अब हम चलते हैं टॉपिक की ओर। ठीक है, तो धन विधेयक क्या होते हैं और वित्त विधेयक क्या होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि धन विधेयक हमारे जो है जो संविधान के अंतर्गत जोड़ा गया है। जी हाँ, ज़रूर जोड़ा गया है। धन विधेयक के बारे में संविधान के अनुच्छेद 110 के अंदर बताया गया है। ठीक है, 110 जो है ना, आर्टिकल नंबर 110, ठीक है 110, इसके अंतर्गत धन विधेयक के बारे में बताया गया है। और दूसरी बात करें वित्त विधेयक की, तो वित्त विधेयक के बारे में किस में बताया गया है, 117। ठीक है, मतलब कि 117 जो आर्टिकल नंबर है इसमें बताया गया है। ठीक है, और तीसरा जो हटकर है अपना साधारण विधेयक, साधारण विधेयक के बारे में अनुच्छेद नंबर 107 में बताया गया है। ठीक है, मैं इसमें ज़्यादा एडिटिंग नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है कल है, इसलिए मैं इसको जो मेन टॉपिक है वो लिख रहा हूँ। बस आपको क्या करना है, थोड़ा बहुत सही से सुनना है। ठीक है, जो मैं बोल रहा हूँ उसको सही से सुनना और इसको रिमेंबर रखना जब तक आपका एग्ज़ाम में, उसके बाद भी काम आएगा तब तक। ठीक है, तो धन विधेयक क्या होते हैं उसको संविधान में बताया भी गया है और साथ साथ इसका अनुच्छेद कितना है, 110। अब बात करते हैं कि धन विधेयक और वित्तीय विधेयक लगते तो एक जैसे हैं, लेकिन इनमें अंतर क्या है। ठीक है, धन विधेयक ऐसे विधेयक होते हैं जिसमें जो कराधान और सरकारी व्यय जैसे कि वित्त के मामले से संबंधित है। ठीक है, मतलब कि इसमें किसी कर को बढ़ाना या किसी कर को घटाना। ठीक है, सरकार के जो व्यय होते हैं ना, खर्च होते हैं, उसके बारे में जो भी जिस प्रकार के जो विधेयक बनाए जाते हैं, इस विधेयक को क्या बोलते हैं, धन विधेयक। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, ऐसे विधेयक जिसमें क्या होता है, सरकारी व्यय से संबंधित होते हैं, ऐसे विधेयक जो सरकारी व्यय से संबंधित होते हैं, और साथ साथ जिसमें कर को बढ़ाना, कर को घटाना, इससे रिलेटेड अगर कोई भी विधेयक बनाया जाता है तो ऐसे विधेयक धन विधेयक कहलाते हैं और इनका वर्णन अनुच्छेद 110 के अंतर्गत किया गया है। ठीक है, और इसके हटकर दूसरे विधेयक कौन से होते हैं, वित्तीय विधेयक। ठीक है, लगभग जो है वित्तीय विधेयक धन विधेयक जैसी होता है, लेकिन थोड़ा बहुत अपोजिट है। देखो, यदि कोई विधेयक जुर्माना और जुर्माने से संबंधित है, फाइन वगैरह जो होता है, या लाइसेंस या सेवाओं आदि की फीस की मांग या भुगतान, ठीक है, किसी भी चीज़ का भुगतान करना या मांग करना फीस की, तो या किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा किसी भी कर में बदलाव आदि क्या कहलाते हैं, ये वित्तीय मामले से संबंधित तो है, लेकिन इसको हम धन विधेयक नहीं कहेंगे। ये कौन से विधेयक होते हैं, वित्तीय विधेयक। ठीक है, वित्तीय विधेयक में जुर्माना, फीस, ठीक है, कर को बढ़ाना, ठीक है, या बदलना, ये शामिल होता है। और इसका वर्णन किस में किया गया, आर्टिकल नंबर 117। सो गाइस, ये थी इनकी डेफिनेशन और इनको किन किन आर्टिकल में बताया गया है वो। ठीक है, अब मैं सबसे पहले बात करता हूँ धन विधेयक के बारे में। ठीक है, धन विधेयक के बारे में क्या क्या ओवरऑल इन्फॉर्मेशन है वो बताता हूँ, फिर वित्तीय विधेयक की बताऊँगा। ठीक है, तो अनुच्छेद 110 के अंतर्गत धन विधेयक के बारे में संविधान के अकॉर्डिंग बताया गया है। ठीक है, और इसमें
किन किन मामलों को शामिल किया जाता है? ऐसे मामलों को शामिल किया जाता है जो वित्तीय से संबंधित हो। इतनी बात क्लियर। तीसरी बात करते हैं, सरकारी विधेयक मंत्रियों के द्वारा पेश किए जाते हैं। ठीक है, मतलब कि धन विधेयक जो सरकार के अकॉर्डिंग बनाया गया है तो वो मंत्री के द्वारा पेश किए जा सकते हैं। इतनी बात क्लियर। ठीक है, अब बात करते हैं कि धन विधेयक को किन सदन में पेश किया जाता है। देखो, कोई भी विधेयक जब बनता है तो जैसे मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया था कि कोई विधेयक कानून कैसे बनता है, तो सबसे पहले उसको ना किसी भी सदन में पेश कर सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है वो कौन सा विधेयक है। अगर धन विधेयक वित्तीय विधेयक है तो उसको ज़रूरी नहीं है कि दोनों में से किसी में भी कर सके, उसको केवल एक में किया जाता है, लोकसभा में। ठीक है, तो धन विधेयक की बात कर रहे हैं तो इस विधेयक को केवल लोकसभा में ही पेश कर सकते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, निम्न सदन कहते हैं। ठीक है, लोकसभा को हम निम्न सदन कहते हैं और राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं। तो धन विधेयक से रिलेटेड जो भी कानून या विधेयक होते हैं उसको किस में पेश किया जाता है? सबसे पहले लोकसभा में। ठीक है, जिसको निम्न सदन कहा जाता है। ठीक है, उच्च सदन के जो मतलब कि क्या बोलते हैं उसे, राज्यसभा जो है ना, राज्यसभा इसमें ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाती। अब अगली बात करते हैं राष्ट्रपति की अनुमति की। ठीक है, इसे केवल भारत के राष्ट्रपति की पूर्व सहमति के बाद ही पेश किया जा सकता है। मतलब कि अगर देखो, इसको किसी भी सदन में पेश करना है, वैसे तो लोकसभा में करते हैं, लोकसभा में पेश करने से पहले इसको सबसे पहले किसकी अनुमति लेनी पड़ती है? धन विधेयक के लिए राष्ट्रपति की। ठीक है, राष्ट्रपति की अनुमति के बिना ये सदन में मतलब कि लोकसभा में नहीं जा सकता या फिर पेश नहीं हो सकता। करते हैं अगली कि अगर धन विधेयक को हमने राज्यसभा में पेश कर दिया, ठीक है, मतलब कि वैसे तो लोकसभा में पेश किया जाता है, लेकिन अगर ये प्रॉब्लम आ जाए कि सबसे पहले धन विधेयक को राज्यसभा में पेश कर दिया जाए, तो राज्यसभा में पेश करने के लिए सबसे पहले अगर पेश करना है ना, तो उससे पहले लोकसभा का जो भी अध्यक्ष होता है या स्पीकर होता है उसकी अनुमति की ज़रूरत होती है। ठीक है, मतलब कि अगर लोकसभा के अध्यक्ष ने अगर हाँ कर दी तभी वो धन विधेयक राज्यसभा में पेश किया जा सकता है, अदरवाइज़ लोकसभा में ही किया जाता है। ठीक है, अब राज्यसभा की भूमिका क्या होती है धन विधेयक के मामले में? ठीक है, तो उच्च सदन जिसे हम बोलते हैं राज्यसभा, धन विधेयक के मामले में राज्यसभा की बहुत ही कम महत्वपूर्ण भूमिका नहीं होती, मतलब कि बहुत ही कम भूमिका होती है, महत्वपूर्ण भूमिका नहीं होती। इतना ही नहीं, संविधान द्वारा धन विधेयक में संशोधन, अगर धन विधेयक में बदलाव करने या उसे मना करने की शक्ति उसे नहीं दी गई, बल्कि उसे विधेयक को, ठीक है, सिफारिश के साथ या बिना सिफारिश के, ठीक है, लोकसभा को लौटाना होता है, जो सुझाए गए संशोधन को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। ठीक है, मतलब कि राज्यसभा कुछ नहीं करता है। अगर इसके पास कोई लेटर आता भी है ना धन विधेयक का, तो इसे पास करना पड़ता है, बाकी और इसकी कोई भूमिका नहीं है। बस इसके पास गया, इसने पढ़ा और साइन कर दिया, ख़त्म बात। ये मना नहीं कर सकता। अब बात करते हैं राष्ट्रपति की स्वीकृति। ठीक है, इसे राष्ट्रपति द्वारा ही मतलब कि पेश किया जाता है, किसके अंदर? सदन में। ठीक है, तो इसके बाद क्या होता है कि राष्ट्रपति की स्वीकृति की जरूरत पड़ती है जब संसद उसे पास कर देती है, तो इसे राष्ट्रपति द्वारा अनुमति अस्वीकार किया जा सकता है, लेकिन वह पुनः विचार के लिए विधेयक को वापस नहीं भेज सकता। मतलब कि अगर राष्ट्रपति को मना करना है तो सीधा मना कर सकता है, उसको रख नहीं सकता, और दूसरी बात वो वापस लौटा नहीं सकता कि तुम इस पर दोबारा विचार करके दोबारा मेरे पास लाओ तब मैं सोचूंगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। या फिर ये मना कर सकता है, ठीक है, बस इसके पास एक ही ऑप्शन है, ये केवल मना कर सकता है कि इस पर कानून नहीं बनाना, ख़त्म बात। अब बात करते हैं वित्तीय विधेयक की। ठीक है, धन विधेयक के बाद अगला विधेयक आता है वित्तीय विधेयक। ठीक है, ये भी धन विधेयक जैसा होता है, बट इसके क्या होता है, अपोजिट। ठीक है, तो वित्तीय विधेयक के बारे में संविधान के अकॉर्डिंग 117 अनुच्छेद जो है नंबर, ठीक है, आर्टिकल नंबर 117 में बताया गया है। तो आर्टिकल नंबर 117 के ना दो पार्ट हैं, एक आर्टिकल नंबर 117A और एक आर्टिकल नंबर 117B। ठीक है, तो इसके अंतर्गत क्या होता है कि सरकारी विधेयक और निजी सदस्य विधेयक दोनों ही हो सकते हैं। मतलब कि इसको ना, ये जो विधेयक है ये दो प्रकार का हो सकता है, सरकार के द्वारा भी पेश किया जा सकता है और निजी सदस्य विधेयक, मतलब कि इसको मंत्री भी पेश कर सकते हैं और मंत्री के अलावा अन्य सदस्य भी सदन में पेश कर सकते हैं। ठीक है, इसकी प्रकृति दो प्रकार की होती है, सरकारी और प्राइवेट। ठीक है, अब देखते हैं कि अगला क्या है, किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। मतलब कि जो वित्तीय विधेयक है उसको किस किस सदन में पेश कर सकते हैं, लोकसभा में करेंगे या राज्यसभा में। ठीक है,
तो अनुच्छेद 117 के अकॉर्डिंग जो ए पार्ट है उसके तहत विधेयक को केवल लोकसभा में ही पेश कर सकते हैं, ठीक है, राज्यसभा में पेश नहीं किया जाता, ठीक है। अनुच्छेद 117 ए के अकॉर्डिंग जो विधेयक बनाया जाएगा वो। अब 117 जो बी है उसके अकॉर्डिंग क्या है, विधेयक को दोनों सदनों में पेश कर सकते हैं, मतलब कि राज्यसभा में भी और लोकसभा में भी, कोई भी हो सकता है। और ये जो विधेयक होता है वो मंत्री के द्वारा पेश किए जाते हैं, ठीक है। अब अगला देखते हैं, राष्ट्रपति की अनुमति की जरूरत होती है सदन में पेश करने से पहले। तो अनुच्छेद 117 का जो पहला वाला है ना, जो अपना विधेयक है, उसके तहत विधेयक को केवल राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही पेश किया जाता है। अगर राष्ट्रपति की सिफारिश है तो ही पेश किया जाएगा, अदरवाइज़ नहीं। और अनुच्छेद 117 जो बी है उसके तहत विधेयक को राष्ट्रपति की पहले सिफारिश के बिना पेश किया जा सकता है, मतलब कि उसकी सिफारिश की कोई ज़रूरत नहीं होती अनुच्छेद 117 जो बी है वाले विधेयक को, ठीक है। अब अगला देखते हैं अपना जो स्पीकर प्रमाणन है, मतलब कि जो विधेयक होता है उसको लोकसभा अध्यक्ष की अनुमति की ज़रूरत होती है अगर राज्यसभा में भेजना है तो, ठीक है। अगर वित्तीय विधेयक को राज्यसभा के पास भेजना है तो उसको लोकसभा के हेड जो स्पीकर होता है उसकी कोई ज़रूरत नहीं होती, उसकी अनुमति की ज़रूरत नहीं होती कि पहले लोकसभा के अध्यक्ष से पूछा तभी वो राज्यसभा में जाए, ठीक है। तो लोकसभा के अध्यक्ष की कोई अनुमति की ज़रूरत नहीं होती अगर उसे राज्यसभा में भेजना है तो वित्तीय विधेयक को, ठीक है। अगली बात करते हैं राज्यसभा, मतलब कि जो उच्च सदन है उसकी क्या भूमिका होती है वित्तीय विधेयक में। दोनों प्रकार के वित्तीय विधेयक के मामले में, चाहे वे 117 वाला ए हो या फिर 117(3) वाला हो, ठीक है, बी वाला, उसके तहत विधेयक को राज्यसभा की निम्न सदन के समान भूमिका है, मतलब कि जैसी लोकसभा की भूमिका होती है वैसी ही किसकी भूमिका होती है, राज्यसभा की, ठीक है। दोनों की भूमिका क्या होती है, बराबर, दोनों सदनों की। अब बात करते हैं संयुक्त बैठक, राष्ट्रपति की स्वीकृति की, ठीक है, राष्ट्रपति इसको पास करता है या नहीं करता। जब इस तरह का विधेयक, मतलब कि वित्तीय विधेयक राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो वह अपनी स्वीकृति देने के लिए विधेयक को रोक भी सकता है, उसे अस्वीकार भी कर सकता है, या राष्ट्रपति द्वारा पुनः विचार के लिए विधेयक जो है वो वापस संसद को भेज सकता है। मतलब कि तीनों कंडीशन जो है राष्ट्रपति के पास है, या तो उसे पास कर देगा, या तो वो उसे रोक लेगा, या तो संसद को वापस लौटा देगा और यूँ कह देगा कि दोबारा इसको पास करके लाओ, अगर हो जाता है तो ही मैं सोचूंगा वापस, ठीक है। सो गाइस, ये था अपना धन विधेयक और वित्तीय विधेयक के बारे में ओवरऑल इन्फॉर्मेशन। आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को क्लिक करके हमारी आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन को आप पा सकते हैं। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।